हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 और ऑब्लिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको एकदम कवर करा दिया है। पिछले लेक्चर को छोटा जानबूझ के इसलिए रखा था कि इससे उसमें कनेक्शन ना आए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस पर ख़त्म कर दी थी बातें। तो आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 3 और इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तो देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब देखिए जो ग्रेविटी होता है जी और इसके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है ये, तो ये मैंने कहा था आपसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और इसके अलावा जब भी जी तो यार यही रहेगा, अब आप u को इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, ये सब केस क्या कहलाएंगे आपके ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। ये सब केस क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में क्या होता है, एंगल बिटवीन, यहां पर जो एंगल होता है हेयर, एंगल बिटवीन G and U is other than 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना। अब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का पहला केस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हटा दें। ठीक, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का सबसे पहले मतलब क्या होता है समझ लो। जैसे ये है, तो जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को यहां से उछालें तो जी तो ऐसे लगेगा। तो देखिए आप हमेशा जिस पॉइंट से आप उछालते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वहां से एक लाइन खींच लो जो जी के परपेंडिकुलर हो, जो लाइन जी के परपेंडिकुलर हो, जो लाइन जी के परपेंडिकुलर, ये खींच लीजिए। तो अगर प्रोजेक्टाइल कहीं आप यहां से उछाल रहे हैं तो इसी को कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सब बता चुका हूं वैसे तो मैं बातें, पर एक बार और क्लियर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आप यहां से u की स्पीड से आप उछाल रहे हैं, तो अब इस प्रोजेक्टाइल को यहीं पर गिरने दो, तो ये हो जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से आपने प्रोजेक्ट किया उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाके उसकी क्या हो गई, लैंडिंग। तो व्हेन प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग, व्हेन प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग आर at the same horizontal level, then projectile is called ground to ground projectile, ground to ground projectile। तो इसी प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्शन और लैंडिंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, इतना उतारिए पॉज करके, आगे बढ़े। तो व्हाट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अगर देखिए इसी को अगर आप यहीं पर लपक लेते, यहाँ पे इसकी दुनिया खत्म कर देते, तो ये हो जाता ग्राउंड टू हाइट हो जाता। अगर इसको और बढ़ने देते, यहाँ तक बढ़ने देते, तो ये हो जाता ग्राउंड टू, या हो जाता हाइट टू ग्राउंड हो जाता। इस तरीके से इसमें भी नाम आ जाते हैं। तो ये हो गया ए से बी हो जाए तो क्या हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड। ए से सी हो जाए ग्राउंड टू हाइट, और ए से डी हो जाए तो हाइट टू ग्राउंड। तो ए से जो बी हो जाएगा तो ये तो हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक, और ए टू सी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड टू हाइट हो जाएगा। और अगर ए टू डी हो जाए तो ये हो जाएगा ग्राउंड टू
सॉरी हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, इस तरह से इसके नामकरण आ जाते हैं। तो क्लियर हो गई बात। तो ये 3 इसी में नाम आ जाते हैं, पर फिलहाल जो हम डिटेल पढ़ेंगे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की डिटेल पढ़ेंगे यहां से लेके यहां तक। ठीक है, हटा दें। अब देखिए इसमें कुछ चीजें होती हैं उसी तरीके से, जैसे इसको वाई एक्सिस ले लो, इसको एक्स एक्सिस ले लो आप। ठीक, आपने यहां से प्रोजेक्टाइल को उछाला, यू की स्पीड से उछाला, एंग ये थीटा, ये ओ क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यू कहलाती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से ऐसे हवा में जाते हुए यहां लौटेगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। अब देखिए यहां पर सारी वही पुरानी बात है, इसके मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, हमने आपको बता दिया था। आप अगर इधर से रेज लेते हैं, ये सब बता चुके हैं आपको। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, इस तरह से रेज लेते हैं। ठीक, ये मैं हटा रहा हूं जरा, यहां पे प्रोजेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप यहां पे देख लीजिए इसको, ये यहां पे इसकी स्पीड जो भी रही होगी, मान लो v1, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा v1x और इधर होगा v1y। यहाँ पे तो केवल हॉरिजॉन्टली आ जाएगी, मान लो v2, फिर यहाँ पे चलते चलते v3 आ जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, v3x और v3y। तो अगर प्रोजेक्शन में देखोगे तो देखिए यहाँ पे इसके भी कंपोनेंट कर लो, यहाँ पर ये कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। तो जब प्रोजेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ तक। तो यहाँ से ये t = 0 पे चलेगा, इधर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेते जाओगे ये कितना होगा बताइए, ये होगा v1x। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा बताइए कितना होगा, बताइए क्या v2 होगा। जब यहाँ पर आएगा ये तो इधर कितना होगा बताइए, v3x। अच्छा देखिए जो ग्रेविटी होगा वो केवल वर्टिकल में लगेगा, ग्रेविटी केवल वर्टिकल में लगेगा और इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा, ग्रेविटी केवल वर्टिकल में लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी का कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, बताइए पहला पॉइंट हो जाएगा along horizontal speed remains constant, speed remains constant because ax = 0। तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर ये बराबर तो आप लिख सकते हैं v1x बराबर v2 बराबर यहाँ से आ जाएगा v3x बराबर u cos थीटा, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया होगा, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अच्छा वर्टिकल में देखोगे तो इधर खुले में देख लो, एकदम खुले में देख लीजिए। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे लौटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो उछला होगा वो उछला होगा u sin थीटा से। जब ये ऊपर जा रहा हो वैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी कितनी बताइए, v1y पर। g किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा ये, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन ये है केवल, तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप v2y को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। हाँ, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा होगा, अभी भी ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। जब ये यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर,
तो अब यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा v1y। ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता रहता है। तो एक्चुअली पार्टिकल तो इस वाले पाथ पर चला, मैं इसके दो टुकड़े कर लूंगा, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग द वर्टिकल। ठीक, इस तरह से इसकी मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की। फिर हम इसमें वही चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, इसका एच मैक्स ये क्वांटिटी क्या कहलाती है बच्चों, एच मैक्स कहलाती है। ठीक, और इसका किसी भी समय पर पोजीशन वेक्टर, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी और किसी भी समय पर वेलोसिटी वेक्टर, वो सब बातें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले थ्योरी में हम इतना कर लेते हैं। पहले जरा मैं हट जाता हूं, आराम से पॉज करके उतार लीजिए इतना, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ अब स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, तो इसमें तीन तो बेसिक कैलकुलेशन है ही आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, किसी भी टाइम पर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी टाइम पर पोजीशन वेक्टर, ये 4-5 कैलकुलेशंस रहते हैं। अगर ये मजबूती से समझ में आ जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टू फाइंड, एक साथ निकालते हैं इनको। असल में मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही वर्टिकल मोशन के कैलकुलेशन से कैलकुलेट होते हैं, तो उनको दोनों को एक साथ निकाल लिया जाता है। तो टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड मैक्सिमम हाइट, टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये जरा हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल आपने यू से प्रोजेक्ट किया, तो हम जो भी काम करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए करेंगे। तो ग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया था जी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए, तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर इस तरीके से गिरेगा। ठीक, तो जितनी देर के बाद गिरेगा, मान लो आपने यहाँ से t इक्वल टू 0 से उछाला था और t इक्वल टू कैपिटल T पे जाके गिर गया, यही मान लीजिए। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी होगी दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। यहाँ पर क्या खास बात होती है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वी वाई वो यहाँ पर 0 हो जाता है। और जब प्रोजेक्शन में देखोगे, इसको हटा दूँ यहाँ से, जब प्रोजेक्शन में देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, इधर से जो रेज ले हुए, तो यहाँ पे देखोगे अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये मोशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ से जो उछलेगा वो उछलेगा u साइन थीटा से, गिरेगा तब भी वो u साइन थीटा से गिरेगा, ये बात आपको बताई जा चुकी है। ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, इधर भी, और यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है एच मैक्स, और जब यहाँ पे गिरेगा तो वो होगा कैपिटल T। ठीक, तो ये ऐसे गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे गया। ठीक है, तो फॉर वर्टिकल मोशन जरा देखिए केवल, तो वर्टिकल मोशन अब आपको समझा दिया हमने। यू वाई कह दो इसको, u साइन थीटा, u साइन थीटा पर आके गिरा। ठीक, अब बताइए ये क्वांटिटी आप एच मैक्स कह रहे हो, g नीचे लग रहा है, तो एच मैक्स यही तक तो है। इसको मैं a कह रहा हूँ, इसको चलो b कह दो, इसको क्या कह दो, c कह दो। तो आप a से b में लगाएंगे, a टू b, अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मत लगाओ, एच मैक्स फाइंड आउट करना है ना पहले, तो आप लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितने से उछाला था आपने बताइए, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की जगह आ जाएगा माइनस g और s की जगह आ जाएगा एच मैक्स। जब आप सॉल्व करोगे तो एच मैक्स आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। कोई इसको ऐसे याद करे, पर आप इसको हमेशा याद करो
यू साइन थीटा को मैं यू वाई लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। मैं बच्चों को हमेशा इसको ऐसे याद कराना पसंद करता हूँ। तो एच मैक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। कहने का मतलब जो वर्टिकल हाइट होती है वो वर्टिकल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एच मैक्स का बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत कीमती फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, रगड़ के याद कर लो, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसी में निकाल देता हूं मैं टाइम ऑफ फ्लैट, ठीक है। पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, इसको हटा दूं यहां से, इसी में कर देता हूं कैलकुलेशन। अब देखिए, अब टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से t इक्वल टू 0 से आपने उछाला था, यहाँ पे जो लैंडिंग हुई वो हुई t इक्वल टू कैपिटल T पर। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लैट होता क्या है, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा तो हवा में उतनी देर के लिए रहा। देखो प्रोजेक्टाइल तो यहाँ से यहाँ गया और वर्टिकल शैडो यहाँ से यहाँ आई, तो ठीक है। तो आप करेंगे A से B से C, तो A टू B टू C ये करेंगे। तो आप इक्वेशन यूज करिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना भाई, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से आपने इसको उछाला था उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर आके गिर गया, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्टिकल की वेलोसिटी यू साइन थीटा थी, तो यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी माइनस जी आएगा, क्यों ऊपर के डायरेक्शन को क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया है, और जी नीचे लग रहा है, और टी का स्क्वायर। तो यहां से टी आ जाता है, सॉल्व कर लो आप, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। और इसी टी को हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लैट, और u साइन थीटा को फिर से मैं क्या कह सकता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कह सकता हूं। तो यह आ जाएगा 2u बाई जी। कोई इसको कैसे भी याद करे, पर आप इसको ऐसे ही याद करो, 2u अपॉन जी। तो दो फॉर्मूले आपके जीवन में मैंने प्रवेश करा दिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लैट का फॉर्मूला 2 वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g। प्लीज आप ऐसे इनको रिमेंबर करिए दोनों फॉर्मूले को। उतारिए पॉज करके, अगले पेज पे चलें। चलिए, तो देखिए आपके पास दो फॉर्मूले हो गए फाइनली। एक तो टाइम ऑफ फ्लैट 2u अपॉन जी एंड एच मैक्स। यार बहुत अच्छे से पढ़ लो चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा। u का स्क्वायर अपॉन 2g। तो ऐसे भी सोच सकते हो, टाइम ऑफ फ्लैट प्रोपोर्शनल टू u होता है, एंड एच मैक्स प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी को डबल करोगे तो टाइम ऑफ फ्लैट डबल हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी को डबल करोगे तो मैक्सिमम हाइट 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ठीक है। ये जरा दिमाग में सेट कर लो, इन दोनों को सेट कर लो, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको 50 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया, यहाँ जी तो नीचे लगेगा तुरंत उछालते ही, एंगल मान लो 53 डिग्री है। फाइंड एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लैट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए आपको देखिए गिरेगा तो कहीं भी, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसको गिरवाना है भैया, हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसको गिरवाना है, यहीं गिरवाना है इसको, ठीक। तो ये क्वांटिटी इसमें क्या होगी बताइए, एच मैक्स होगी। और अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 से उछाला होगा और जिस समय यहाँ लैंड किया होगा वो होगा कैपिटल T। क्लियर हुआ। तो देखिए आप, अब आपको पता है दोनों में वर्टिकल कंपोनेंट ही महत्वपूर्ण होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बताइए कितना, u इक्वल टू 50 साइन 53, और साइन 53 कितना होता है जमाने से 4/5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बताइए एक लाइन में आएगा एच मैक्स कितना आएगा बताइए, एच मैक्स ये आ जाएगा u का स्क्वायर अपॉन 2g। u कितना है बताइए 40, तो 40 का स्क्वायर अपॉन 2g ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 बराबर आ गया 80 मीटर। बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लैट का फॉर्मूला क्या था बताइए,
टू यू वाई अपॉन जी, यू वाई कितना है बताइए 40, जी कितना है 10, 0 से 0 मर गया 8 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा इसको 8 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा 8 सेकेंड। क्लियर। अभी इसकी और मुझे अच्छी एनालिसिस करनी है। ठीक है, अभी एनालिसिस और इसकी करके दिखाऊंगा। देखिए जरा, अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से उछाला है, जी तो नीचे लगेगा तुरंत, और इस डायरेक्शन में आपने स्पीड दिया इसको 50 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखना, और एंगल आपने इसको लिया 53 डिग्री, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सारी बातें आपको बताता हूं। देखिए ये स्पीड तो कभी चेंज होती नहीं है, तो ये कितनी आएगी बताइए, ये आएगी 50 cos 53 और ये आ जाएगा 30, क्यों cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 इंटू 50 आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी अभी भी आपने निकाली थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी प्रोजेक्टाइल चलेगा से यहाँ पहुंचेगा, तो ये कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता है, वो तो 30 रहेगा। ये कंपोनेंट लगातार घटेगा, क्यों ग्रेविटी इसको घटाएगा। तो एक बात बताइए, अगर ये t = 0 पर यहाँ है, तो हर एक सेकंड में ये कंपोनेंट कितने से घटता जाएगा, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से घटता चला जाएगा। तो बताइए जब t = 1 सेकेंड आएगा, यहाँ पर जब t = 1 सेकेंड आएगा तो ये 10 से घट जाएगा, तो ये कितना होगा बताइए 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी इधर होगी। ठीक है, तो बताइए जो एंगल यहाँ से बन रहा होगा थीटा, बताइए tan थीटा कितना बन रहा होगा बताइए, tan थीटा होगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 30/30 = 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं थोड़ी देर बाद देखूँ इसको, 1 सेकंड बाद, और मतलब 2 सेकंड बाद देखूँ इसको, तो यहाँ पे अगर मैं t = 2 सेकंड पर आ जाता हूँ, ठीक, तो ये वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, ये तो अभी भी कितनी रहेगी बताइए 30 रहेगी, लेकिन ये फिर 10 से घट जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। फिर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर, तो बताइए ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितने टाइम में 0 हो जाएगा भाई, हर एक सेकंड में 10 से घटता जा रहा है, तो 1 सेकंड बाद 30, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 10, 4 सेकंड बाद 0, तो ये असल में जो टाइम रहा होगा वो t = 4 सेकंड रहा होगा। ध्यान रखना। और अब यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 आ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं भैया चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल अभी भी कितना बना रहेगा बताइए 30 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, क्यों ग्रेविटी उस डायरेक्शन में लगी नहीं रहा है। फिर जब ये वापस आएगा तो एक एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ती चली जाएगी, जैसे अब यहाँ पे ले लो t = 5 सेकंड, तो देखो ये कंपोनेंट वही रहेगा अभी भी कितना 30 अभी, लेकिन ये कितना हो चुका होगा 10 हो चुका होगा। फिर t = मान लो 6 सेकंड आपने ले लिया, तो ये कंपोनेंट अभी भी 30 रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट फिर 10 से बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर बीच में कहीं 7 सेकंड भी आएगा, तो 7 सेकंड पर जाके ये कितना हो जाएगा, ये तो 30 रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 30, और जब गिरेगा तो ये कंपोनेंट 30 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए 40 हो जाएगा, और t = कितना हो जाएगा 8 सेकंड। इस तरीके से इसकी एनालिसिस भी आपको आनी चाहिए कि हर एक सेकंड के बाद क्या हो रहा है। प्लीज यार, यही एनालिसिस आपको अगर आ जाएगी तो आपको अंदाजा नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कितना सिंप्लीफाई होने जा रहा है। प्लीज ये एनालिसिस सीखो जरा। अभी मैं और एनालिसिस कराता हूं इसकी, इतना पॉज करके उतारिए, और कराता हूं, आगे बढ़े। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता, इधर मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड दे दिया, और एंगल यार मान लो वर्टिकल से दिया है 37, ठीक, वर्टिकल से 37 दिया है, तो जी तो नीचे लगता रहेगा, और ये आपने t = 0 बस वाला। फिर से फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स। तो देखिए ये जितने भी फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g, या एच मैक्स का फॉर्मूला uy² 2g, ये सब एप्लीकेबल है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए आपको इस लाइन को ऐसे करना पड़ेगा, और आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके विजुलाइज करेंगे, ठीक। तो ये क्वांटिटी एच मैक्स बनती है, अब आपको रट चुकी है, और इसका फॉर्मूला होता है uy² 2g। और अगर t = 0 पर यहाँ है, तो यहाँ पर t = कैपिटल T पर होगा, जिसका फॉर्मूला बनता है कितना
2u/g, ये दो फॉर्मूले अभी अभी मैंने याद कराए। अब दोनों को निकाल लीजिए। देखिए कुछ बच्चे जो साइन थीटा में फॉर्मूला याद रखते हैं वो यहाँ पे चूक जाते हैं, क्योंकि एंगल कहाँ से दिया हुआ है, वर्टिकल से दिया हुआ है, और इतने में रटने वाला बच्चा चूक जाएगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पर इसका वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। वर्टिकल बताइए कितना आएगा, ये आएगा 40 cos 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है, 4/5 होता है। 4/5 करोगे तो ये आ जाएगा 32 आ जाएगा, चेक करो 32 मीटर पर सेकंड। यार 40 इंटू 4/5 कर लो ना, 8 और 8 चौक 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो बताइए एच मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, बताइए फॉर्मूले से। एच मैक्स का फॉर्मूला मैंने बताया u/2 का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये कितना आ जाएगा, u/, कितना बताइए 32 का स्क्वायर अपॉन 2g, जो भी आ जाए निकल के, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2u/, अपॉन g, u/, कितना 32 अपॉन 10, ये कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है 6.4 सेकेंड, 6.4 सेकेंड आ रहा है, 6.4 सेकेंड आ रहा है, 6.4 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं, इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो जरा, देखिए अब आपने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से उछाला, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल गया, ठीक, ये गया, ये जी तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। एंगल आपने यहां से कितना लिया, वर्टिकल से लिया 37, तो देखिए ये वेलोसिटी कितनी थी बताइए 40, ये कंपोनेंट अभी अभी आया का आपने निकाला था 32, ये कंपोनेंट जो भी आ जाए वैसे आएगा कितना, ये आएगा 40 sin 37, और sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 24। तो देखिए ये यहाँ पे t=0 पे था। अब हर एक सेकंड पर आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 सेकंड पर आएगा, फिर यहाँ पे 2 सेकंड पर आएगा, वैसे मैक्सिमम हाइट पे कब आएगा बताइए भाई। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया 6.4 सेकंड, और मोशन में सिमेट्री तो है ही भाई, जैसे यहाँ O से A होगा वैसे ही क्या A से B होगा, ये सब बातें तो पहले भी बता चुका हूँ। जैसा मोशन O से A में होगा वैसा ही A से B में होगा, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही टाइम यहाँ लगेगा। यार ये सब फिजिक्स की प्रैक्टिकलिटी है, ये बड़े नॉर्मल वे में आपको आने चाहिए, तभी मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बताइए अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था बताइए, 6.4 सेकेंड था, तो यार बताइए यहाँ तक जो पहुँचेगा वो पहुँचेगा कब, इसके आधे समय में, कितना 3.2 सेकेंड। ठीक, तो अगर मैं इसको 1 सेकेंड लेता हूँ, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में देखिए ये वेलोसिटी तो वही रहेगी 24, लेकिन ये 10 से घट जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताइए 22 हो जाएगी, t=1 सेकेंड। फिर अगर मैं t=2 सेकेंड पे लेता हूँ तो ये 10 से और घट जाएगी, 12 बचेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये 24 ही होगी, ये आ जाएगा 2 सेकेंड। और फिर जब यहाँ पर करोगे तो ये नहीं चेंज होगी, ये अभी भी 24 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर एक सेकंड के इंटरवल में जब सोचोगे यहाँ आएगा, ये आएगा, तो देखिए फिर जब आप इसको सोचोगे कब, t= कितना 3.2 सेकंड होगा, 1 सेकंड बाद सोचिए 4.2 सेकंड, तो 4.2 सेकंड के बाद ये कितनी मिलेगी, ये 10 से बढ़ जाएगी, और ये कंपोनेंट अभी भी 24 ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। फिर 1 सेकंड बाद आप सोचेंगे तो t= कितना 5.2 सेकंड। यार ये एनालिसिस 100% आनी चाहिए, तभी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को आप लोगों के लिए बहुत आसान बना पाऊंगा। प्लीज यार, प्लीज आनी चाहिए 1 सेकंड की एनालिसिस, टी टाइम के बाद की एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इतने के बाद फिर ये तो 24 रहेगा, फिर ये 1 सेकंड बाद कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, और जब यहाँ पे गिरेगा तो फिर ये वही स्पीड हो चुकी होगी जिससे उछला होगा, तो ये आ जाएगा 32, और ये चेंज ही नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, अभी भी एंगल की अगर हम बात करें, ध्यान से देख लो, ये इसकी स्पीड वही रहेगी कितनी 40। ठीक, और ये एंगल जितने एंगल से उछला था वर्टिकल से, उसी एंगल पर वर्टिकल से हिट करेगा, मतलब ये जो एंगल होगा थीटा अभी भी 37 होगा। यार ये सब आपको एनालिसिस में याद आना चाहिए। ध्यान रखना, वर्टिकल से जिस एंगल पर उछाला था हिट भी वर्टिकल से उसी एंगल पर करेगा, क्योंकि कहीं भी कोई लॉस है नहीं, ना एंगल का लॉस है, ना वेलोसिटी का लॉस है, ना एनर्जी का लॉस है। प्लीज
ये सब आपको ओरली आना चाहिए चीजें, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, देखना इसमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अभी इसमें बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, पर इतना बेसिक आना चाहिए। तो कुछ चीजें मैंने आपको सिखाई कि एक एक सेकंड पर मोशन को कैसे डिस्कस करना है, मैक्सिमम हाइट क्या है और किस एंगल पर हिट करेगा, कहीं भी कोई लॉस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल से 37 होगा, जैसे ये 37 वर्टिकल से है, तो बताइए हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, याद कर लो उसको, 53। तो जब हिट करेगा ग्राउंड को तो हॉरिजॉन्टल से 53 पे हिट करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल आएगा 53। ये देखो ये तो ये 53 आएगा, ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी बात है, इसको एक बार और मैं आपको समझा दूं। देखो ये मतलब है इसका कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, कोई भी प्रोजेक्टाइल, अगर ये एंगल यहां से थीटा बने और ये θ2 है, तो जब ये हिट करेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड का मैं केस ले रहा हूं, जब हिट करेगा यहां पर, तो जिस स्पीड से आपने उछाला होगा उसी स्पीड से हिट करेगा, ध्यान रखना। और जो एंगल होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, जैसे वर्टिकल से θ2 है, तो देखो वर्टिकल से θ2 आएगा, इसको याद कर लो, डायरेक्टली टिक हो जाती हैं चीजें। और अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बने तो यहां पर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनी होगा, ये मतलब है। और ये एच मैक्स का, अच्छा इसको कहते हैं यू एक्स हॉरिजॉन्टल, इसको कहेंगे यू वाई वर्टिकल। जो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। और अगर आपने यहाँ से t इक्वल टू 0 से उछाला और यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T पर गिरा, तो ये आता है 2u/y अपॉन g आता है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, एक एक सेकंड का इंटरवल समझा दिया है। ये t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल होगा स्पीड हॉरिजॉन्टल में होती है और टाइम हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ये सब बातें एकदम रट लो, वैसे तो मैंने समझाई दी, पर आपकी उंगलियों पर अगर ये बातें सब आ जाएंगी तो आपको कहीं भी कोई दर्द नहीं होगा। अभी हम बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आपके जीवन में प्रवेश कराते हैं सारी चीजें। अब जरा थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं रेंज की, ठीक। तो रेंज ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रेंज। सबसे पहले रेंज होती क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना डिस्टेंस मूव कर जाता है या हॉरिजॉन्टल शैडो कितना मूव कर जाती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रेंज। तो देखिए रेंज देखने में पहले क्या है, पहले समझ लो। आपने यहां से यू से उछाला, जी ऐसे लगा, ठीक। तो ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाली लाइन इसके तुरंत खींच दिया करो ऐसे। तो ये प्रोजेक्टाइल हवा में होते हुए अपना ऐसे करके यहां गिरेगा। तो देखिए हवा में जितनी देर के लिए रहा, यहां पर जब गिरा उतने टाइम के लिए हवा में रहा, तो ये जो क्वांटिटी होती है दिस इज कॉल्ड रेंज। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट होगा यू एक्स, और जिसको मैं क्या कहूंगा यू कॉस थीटा, और ये तो होगा यू वाई, जिसको मैं फिलहाल कहूंगा यू साइन थीटा। कोई ऐतराज नहीं। तो रेंज सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। रेंज क्या है बताइए, एक बार और लिख दो, इट इज द distance moved by the horizontal component in the time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट के समय में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो बताइए रेंज का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको उसका तुरंत लिखना आता है, बताइए क्या आएगा, 2u/y अपॉन जी आएगा कि नहीं आएगा। तो जो रेंज आ जाएगा ये आ जाएगा आपका यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/y अपॉन जी। यार कोई कैसे आपको पढ़ाता है प्लीज उस पर ना जाना, अब मेरे तरीके से चल के देखो, फिजिक्स को आपको एकदम लॉलीपॉप बना देंगे, आपने कल्पना नहीं की होगी, इतना आसान कर देंगे, ठीक। तो ये R इक्वल टू आ जाएगा 2u(x) इंटू u/y अपॉन जी। आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बात ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/y अपॉन जी, एच मैक्स का फॉर्मूला आया था u/y का स्क्वायर अपॉन 2g,
लेकिन जो रेंज आ रही है, रेंज का फॉर्मूला आ रहा है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। कहने का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट भी केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेंज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ये दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ये दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो रेंज दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट पर रेंज डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए पॉज करके उतारिए। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन आप इसका उसमें भी साइन थीटा में फॉर्मूला दिमाग में ले लो। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, यू एक्स इंटू टू यू वाई अपॉन जी। और अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है तो यू एक्स तो आ जाएगा आपका यू कॉस थीटा इंटू आ जाएगा 2 इंटू यू वाई आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो रेंज आ जाएगा कितना आगे बताए 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज आ जाता है u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो रेंज आ जाता है u स्क्वायर बाई जी। अब बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं, साइन 2 थीटा। ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। इसको भी अच्छे याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लो। लेकिन ध्यान रखना थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें जो थीटा है याद रखना एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि अगर वर्टिकल से दे दिया उतने में घूम जाएंगे बच्चे। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ही एंगल दिया रहता है, तो रेंज का ये भी फॉर्मूला रहता है। ठीक, अब हम करते हैं रेंज की एनालिसिस। ठीक, तो एनालिसिस ऑफ रेंज। एनालिसिस ऑफ रेंज फॉर डिफरेंट, इस पर पूरा ध्यान देना, फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। एनालिसिस ऑफ रेंज फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्लीज ध्यान से देखिए, अलग अलग एंगल पर रेंज का प्रोजेक्शन। जैसे मैं यहीं पे आपको समझा दूं, सबसे पहले देखिए, अगर आप ध्यान से देखें जी दल लग रहा है और ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, आप इसको ऐसे उछाल लें तो जो एंगल हो सकता है बताइए यार। देखिए वो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये बताइए कहां से कहां तक वेरी करेगा यार। ये केवल वेरी करेगा 0 से π/2, 0 से π/2 वेरी करेगा। आप कहेंगे इधर भी तो हो सकता है, इधर हो जाएगा तो फिर वो इधर वाला प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रोजेक्टाइल मोशन को रखना है तो ये एंगल 0 से π/2 हो सकता है। ठीक, अब मान लो आपने यू से उछाला, जरा इसमें कुछ एग्जांपल देता हूं। ध्यान रखना जो हम रेंज की एनालिसिस कर रहे हैं वो यहां पर ध्यान रखना यू को फिक्स्ड लेंगे। यू को क्या ले रहे हैं, फिक्स्ड ले रहे हैं। थीटा को केवल वेरिएबल लेने वाले हैं और जी भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये सब बातें ध्यान रखना। तो देखो मैं 2-3 डाटा आपको देता हूं, एकदम समझ जाओगे आप, एकदम समझ जाओगे, एकदम समझ जाओगे। देखो जैसे मैं 3 डायग्राम बनाता हूं यहां पर, अगले पेज पे बनाऊं, चलो अगले पेज बनाता हूं। देखो 3 डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर। यू तो तीनों में फिक्स लेना है। एक बार मैं यू ले रहा हूं बेटा, यू तो फिक्स लेना, 30 डिग्री ले रहा हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी है। यहां पर रेंज देखनी है। फिर अगले प्रोजेक्टाइल में ले रहा हूं मैं, जी इधर लग रहा है, इस एंगल को बढ़ा के ले रहा हूं मैं 37, यू वही है। फिर अगले में ले रहा हूं मैं
45 ले रहा हूँ। फिर अगले में इससे भी मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो अगली बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए सब में मैं रेंज फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर रेंज क्या आएगा, तो सीधे सीधे रेंज लिखो। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला है। तो इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको प्रोजेक्टाइल 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ। बड़े आराम से समझ लो, दिमाग खुल जाएगा एकदम। तो जो पहले में रेंज आ जाएगा R1 यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, सीधे सीधे बात करो, 2 थीटा का डबल करो साइन 60। साइन 60 कितना होता है बताइए, √3/2। और यहाँ क्या आ जाएगा जी, तो ये तो सब में कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे √3/2 आ रहा है, ठीक। तो रेंज में यू स्क्वायर अपॉन जी और ये √3/2। यहाँ पर आ जाओ जरा, यहाँ पर आइए। यहाँ पर जो रेंज आ जाएगा R2 बराबर यही आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू यहाँ आएगा साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको डबल करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसको लिख लो कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो। तो यह आ जाएगा 2 यू स्क्वायर बाई जी और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। साइन 37 कितना होता है बताइए, ये होता है 3/5 और ये होता है 4/5। तो ये आ जाता है यहाँ से 4 12 दूनी 24, तो 24 यू स्क्वायर बाई 25 जी, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे जो R3 होगा सीधे सीधे, अब यहाँ पे तो कर ही सकते हो कम से कम यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा यहाँ पर साइन 2 थीटा को डबल करके कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये जो R3 आ जाएगा ये सीधे सीधे यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपने आप एनालिसिस करो, इस केस में रेंज को देखना। देखो R1 जो आ रहा है, अब देखो यू स्क्वायर अपॉन जी फैक्टर ले लो सब में, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ये आपका आ रहा है √3/2 और √3/2 कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1.73/2। तो जो R1 आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो इसको जरा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चों 0.8 और 65 ये आ जाएगा। जो R2 आएगा, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी को तो ऐसे ही रहने दो और इस फैक्टर को आप इसमें देख लो, ये फैक्टर आया इसमें 24/25 और 24/25 कितना होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट। 24/25 तो जब R2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसमें कौन सा फैक्टर था बताइए, 24/5, 24/25 इसको सॉल्व कर लो तो ये 0.96 आता है, ठीक है। और R3 को देखिए जरा, R3 को देखेंगे तो ये तो आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, एक तरह से यहाँ पर 1 का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए यहाँ पर ये फैक्टर है भाई, ये तो सब में कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो गया 0.96, यहाँ पर हो गया 1। कहने का मतलब रेंज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो रेंज आ जाएगा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये आ रहा है 45 डिग्री तक। देखिए जो मैंने दिखाए तीनों फोटो में रेंज बढ़ती जा रही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए इससे भी आगे, ठीक है, अगले पेज पे फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इस एंगल को कर दिया यहाँ से, यू वही है लेकिन एंगल को कर दिया 53 डिग्री। दो एंगल और लेना चाहूँगा, फिर मैंने एंगल को कर दिया यहाँ पे 60 डिग्री और फिर मैं चलो दो में ही कर लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। आखिरी में 90 पे तो खैर जीरो आना ही, आप समझ गए होंगे। अगर वर्टिकल कर दोगे इसको जी, इधर यहाँ पे जो एंगल हो गया एक्चुअली वो हो गया 90 डिग्री। तो इसको मैं कहता हूँ रेंज को R4। तो R4 बराबर आ जाएगा देखिए यू स्क्वायर। अब यहाँ पर भी डबल करने का फायदा नहीं होगा तो इसको आप लिख लेना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और रेंज अपॉन जी। तो ये जो आ जाएगा R4, ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 इंटू
साइन थीटा, साइन 53 बताइए कितना होता है, ये होता है 4/5 इंटू ये हो जाए 3/5। तो ये आ गया आपका 4 दूनी 8, 4 × 12 दूनी 24, तो ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये आ गया 24/25। तो इधर लिख देता हूँ मैं R4 को, तो R4 आया बच्चों आपका यू स्क्वायर अपॉन जी और 24/25। फिर जरा 60 डिग्री पे देखिए, 60 डिग्री पे मान लो मैं R5 कहता हूँ इसको, तो ये फिर से आ जाएगा 2 यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 60 होगा √3/2 इंटू कॉस 60 होगा 1/2। तो ये आ जाएगा R4 को डायरेक्ट लिखिए जरा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 से तो 2 मर जाता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी और यहाँ आ जाता है √3/2 और √3/2 ये आ जाता है। फिर आप R इसको देखिए, ये हो गया आपका R5 और R6 को देखेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 2 थीटा को लिखेंगे तो साइन 180 डिग्री हो जाएगा और ये तो हो गया 0। वैसे इस केस में रेंज 0 ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कोई डिस्टेंस ही नहीं चलेगा, ये ऊपर जाएगा और वही आके गिर पड़ेगा। अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, R4 फिर से आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 0.96। R4 को देखेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू पॉइंट कितना आ जाएगा 865 ये आ जाएगा। तो अब देखिए, अब जरा पूरी टोटल रेंज की एनालिसिस को देखिए ध्यान से। अब मैं सारी रेंज एक जगह लिख लेता हूँ, देखिए अगले पेज पर। तो अभी आपने, अब सारे डायग्राम एक साथ लिख रहा हूँ, देखना ये जी, जब आपने इसको यू वही है, एक बार 30 डिग्री पे उछाला, सारे देख लेना जी, फिर इसके बाद आपने यहाँ से 45 डिग्री पे 37 पे उछाला, देखिए पहला डायग्राम जो आपने बनाया, जी इधर हॉरिजॉन्टल से यू वही रखा, 30 डिग्री लिया, फिर आपने सेकंड में लिया एंगल 37, फिर थर्ड में लिया जी एंगल 45, फिर आपने इसके बाद लिया एंगल लिया 53 डिग्री जी इधर, फिर आपने एंगल लिया 60 डिग्री, इस तरह से आप लेते चले गए, 60 नहीं, इससे पहले को ले लिया था, 53 लिया, फिर आपने एंगल जो लिया यहाँ से वो लिया 60 डिग्री, ठीक है। और सब में रेंज आपने फाइंड आउट की। तो देखिए इसमें जैसे रेंज आएगी, जहाँ जो भी आए, तो रेंज सब में यू स्क्वायर अपॉन जी तो कॉमन था, और इसमें जो रेंज आई थी वो आई थी, यहाँ पे आया था 0.86 का फैक्टर, ये आया था। इसमें अभी अभी हमने निकाली थी, रेंज आई थी R2, तो वो यू स्क्वायर अपॉन जी तो वही आया था, और जो फैक्टर आया था वो आया था 0.96 का। फिर इसमें जो रेंज आई थी R3 बराबर, वो यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू फैक्टर आया था 1 का, ठीक। ये एंगल सब में हॉरिजॉन्टल सही है। फिर यहाँ पर जो रेंज आई थी R4 4 था, 5th था, और ये 6th था। फिर जो R4 आया था वो आया था आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, फिर से जो एंगल आया था निकल कर वो 0.96 आया था, चेक कर लो पिछले वाले पेज पे जाके चाहो तो। देखिए ये जब 53 का एंगल लिया था तो 0.96 आया था, ठीक, आपको दिखा दिया मैंने, ठीक, 0.96। फिर इसमें जब R5 आया था तो ये आया था यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 53 पर जो वैल्यू आई थी, देखिए कितनी आई थी, 53 पर जो वैल्यू आई थी, 53 पर जो वैल्यू आई थी वो 0.96 आई है। क्या कर दिया, अच्छा 2 बार लिख दिया 53, एक हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। फिर आपका 60 डिग्री पर जो रेंज आई थी इसको 5 कर दो, यहाँ पे जो R5 आया था यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ये आया था 0.865, चेक कर लो आप चाहो तो, 60 डिग्री पर रेंज 0.865 आई थी, क्लियर। और फिर 90 पर तो फिर से 0 आ गई थी,
ठीक है। तो ये जितनी भी रेंज की एनालिसिस हमने की, आप नोटिस करिए कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर फैक्टर ये है, यहाँ पर फैक्टर ये है, तो रेंज बढ़ रही है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। फिर एंगल बढ़ाने पर फिर देखो फिर फैक्टर घटा, फिर देखिए ये रियलाइज कराना था। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते हैं, पहले रेंज बढ़ता जा रहा है और फिर रेंज घटता जा रहा है। वैसे भी आप इसको नॉर्मल वे में जरा सोचिए। मैं एक एग्जांपल बच्चों को हमेशा ऑफलाइन क्लास में देता हूँ। मान लो आपके हाथ में एक समर का पाइप लगा हुआ है, आप उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ लो, आप बैठ जाइए, ग्राउंड पर बैठ जाइए, ऐसे करके पकड़, अब इसी लेवल पे सोचना। अब देखिए जैसे आपके, अब इसी मतलब वो किसी पटरे पे पाइप पे, हाइट टू ग्राउंड मत सोचना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ही सोचना। आपके हाथ में पाइप लगा हुआ, ऐसे ये पाइप लगा हुआ, यूं पकड़ लिया, इसी लेवल पे सोचिए। बताइए क्या पानी की रेंज आएगी? नहीं आएगी, वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा होगा। अब आप हल्का सा इसको ऐसे करके बढ़ा दीजिए, मैं हिट ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, हिट ले लिया, चलो हिट है मेरे पास। आपने हल्का सा बढ़ाया तो ऑब्वियसली वो पानी हवा में कुछ देर तक चलेगा और वो एक डिस्टेंस भी कवर करेगा। क्या मैं उसके एंगल को और बढ़ाता हूं तो और दूर जाता है, और बढ़ाता हूं तो और दूर जाता है। लेकिन जैसे जैसे एंगल को बढ़ाता जाता हूं, क्या फिर वो पास आने लगता है? भाई यार यही एकदम एनालिसिस है। तो आप जैसे जैसे देखिए स्पीड जो इससे निकल रही होगी पानी की वो तो कांस्टेंट है, तो जितनी भी एनालिसिस मैं रेंज की कर रहा हूं वो सब कांस्टेंट स्पीड के लिए कर रहा हूं। तो जो पानी की स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी एंगल पर उसको प्रोजेक्ट कर लीजिए। और लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे, पहले पानी दूर गिरता है, फिर वो पानी पास आने लगता है। तो इसी को मैं रेंज एनालिसिस कहता हूं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, पहले रेंज बढ़ती है, फिर एंगल घटती है, एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज मैक्सिमम आती है, एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज मैक्सिमम आती है। ये एनालिसिस जरा देखनी है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, जरा देखना। देखिए यहां से आप प्रोजेक्ट करेंगे डिफरेंट एंगल के लिए, देखना ध्यान से। तो नीचे बनाते हैं इसको, लेट मैंने एक्स एक्सेस कह दिया। देखिए अब आप एंगल यहां पे ये ले रहे हैं, तो देखो रेंज ये जाके गिर पड़ेगी। ये मान लो θ1, क्लियर। यू सब में सेम लेना है। फिर मान लीजिए एंगल मैंने बढ़ाया, यू ये एंगल मान लो θ2 लिया, तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल यहां जाके गिरेगा, यहां जाके गिरेगा, ठीक। एक एंगल और बदल देता हूं इसी में। फिर देखिए आपने एंगल और बढ़ाया, फिर ये, फिर आप एंगल और बढ़ाइए, फिर आपने एंगल और बढ़ाया, सब में यू है, यहां जाके गिरेगा। फिर आप एंगल और बढ़ाइए, एकदम वर्टिकल कर दीजिए, ये गिर पड़ेगा। इस तरह की एनालिसिस कुछ होती है। तो ये आपका एंगल θ1, तो इसमें रेंज अलग आएगी, इसमें रेंज अलग आएगी, ठीक है, इस तरीके से। हाँ एक चीज ध्यान रखना कि कोई चीज देखो, एक मैं ऐसी एनालिसिस करा दे रहा हूं कि पहले रेंज यहां पर आ रही है, फिर रेंज यहां पर आ रही है, फिर रेंज यहां पर आ रही है, फिर रेंज यहां पर आ रही है, एकदम उल्टा बन गया। एक चीज ध्यान रखना जरा, देखो ध्यान से कि पहले ये रेंज बढ़ रही है, ये बढ़ती जा रही है, और फिर हमें पता है घट, देखो तो पहले बढ़ती जा रही है, प्लीज ध्यान रखना, और फिर उसके बाद इसको घटना है। तो जो क्वांटिटी एक बार बढ़ गई और फिर वो घटे, तो एक बात बताइए, जैसे ये वैल्यू थी तो एक बार तो यहां मिल रही है, और जब ये क्वांटिटी देखो यहां तक बढ़ गई और फिर जब घटेगी तो दोबारा भी तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू भी आपको दोबारा मिलेगी, ये वैल्यू भी दोबारा मिलेगी। तो कोई भी रेंज आपको दो बार मिलेगी। एक बार जब आप एंगल बढ़ा रहे हैं तब बढ़ते बढ़ते एक रेंज मिली, और फिर जब एंगल फर्दर बढ़ा रहे हैं तो जिस समय रेंज घट रही होगी उस समय भी वही रेंज रिपीट होगी। तो मैं देखो डायग्राम बना दे रहा हूं, तो इस तरह से भी रिपीट होगी। वो देखो ये यहां रिपीट होगी, ये यहां रिपीट होगी, ये यहां रिपीट होगी, ये यहां रिपीट, इस तरह से भी रेंज रिपीट होगी। तो कोई भी रेंज आपको दो बार मिलती है, इस पर ध्यान दे लो। एक बार जब आप रेंज बढ़ती है तो वो रेंज बढ़ती है, जब आप फिर एंगल बढ़ाते हैं तो फिर वो घटता है, तब भी वो रेंज मिलती है। मतलब इस वाले प्रोजेक्शन और इस वाले प्रोजेक्शन में सेम रेंज है, सेम रेंज। ऐसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे और पकड़ लीजिए,
ये वाला प्रोजेक्शन और ये वाला प्रोजेक्शन सेम रेंज है। तो कोई भी रेंज आपको दो बार मिलती है तो दो बातें आपने यहां से सीखी। एक तो रेंज रिपीट करती है, मतलब एक रेंज हमको दो एंगल पर पॉसिबल है, वो सब आपको फाइंड आउट करेंगे। और एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसको पॉज करके उतार लीजिए आप। मैं एक साफ सुथरा डायग्राम और बनाता हूं। देखिए, कहने का मतलब ये मैं दो डायग्राम बना रहा हूं। एक जैसे ये इस एंगल पर रेंज ये आई, तो ये रेंज आपको दोबारा भी मिलने वाली है यहाँ, ये मतलब है। हाँ, एक एंगल छोटा होगा और एक एंगल बड़ा होगा। तो ये रेंज आपको θ1 पर मिली और ये रेंज आपको θ2 पर मिली। हाँ, एक एंगल इसमें ऐसा होगा जिस पर रेंज मैक्सिमम मिलेगी, ये होगा। इस पर ये होगी मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। ठीक, सब निकाले तो तीन खास चीजें होती हैं और ये आपका यहां पे आर है। हाँ, यहां से आता ये आर मैक्स है। तो अब देखिए दो एनालिसिस होती हैं। एक तो हमको फाइंड आउट करना होता है ये θ0, ये θ0। तो हमें क्या डिस्कस करना होता है, θ0 फॉर विच ध्यान से सुन लीजिए, रेंज इज मैक्सिमम। जिस एंगल के लिए रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये हमें डिस्कस करना होता है। और सेकंड हमको यहां पर फाइंड आउट करना होता है कि θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा जिसके लिए रेंज सेम मिलती है। सेकंड, θ1 एंड θ2 का रिलेशन फॉर विच रेंज इज सेम, ये हमको डिस्कस करना है। यही हमारे काम का, इसी पर क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। बाद बाकी इस वाले प्रोजेक्शन में तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, याद ये रखना कि जो एंगल छोटा होता है उस पर मैक्सिमम हाइट कम होती है। ये h1 की हाइट होगी तो ये मैक्सिमम हाइट h2 होती है। ठीक है, और वैसे भी पता है कि जैसे जैसे हम वर्टिकल का कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे भाई, यहां से जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा। और एच मैक्स होता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो जैसे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा एच मैक्स तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा एंगल पर एच मैक्स ज्यादा आता है, कम एंगल पर एच मैक्स कम आता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होता है, जैसे हम तीनों में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। जैसे ये मान लो T1 का टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये मान लो T2 का टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऐसे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, ये T3 का है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो T3 ग्रेटर देन क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1। ये सब क्वेश्चंस में आपको चीजें मिलने वाली हैं। अभी पहले इसकी एनालिसिस कर लेता हूं कि किस एंगल पर रेंज होगी मैक्सिमम, और सेम रेंज के लिए उन दोनों एंगल में क्या होगी रिलेशनशिप। याद होता है हर बच्चे को, तभी आपका काम बनेगा। पहले इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं किस एंगल के लिए रेंज होती है मैक्सिमम। ठीक, तो टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, angle of projection for which range is maximum, जिस एंगल के लिए रेंज होती है मैक्सिमम। तो देखिए कुछ है ही नहीं, जी इधर लगा, हॉरिजॉन्टल के लिए लाइन खींच ली, कोई भी एंगल आप यहां से थीटा ले लो, मान लो प्रोजेक्टाइल यहां गिरा और मान लो ये मैक्सिमम रेंज है। तो वैसे हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, अभी निकाला, u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब बताइए, ये इतना सब जानते हैं, ये तो इसमें क्या है कांस्टेंट है, ये तो क्या कांस्टेंट, ये इसमें क्या वेरिएबल, बहुत आसानी से बता देंगे। तो बताइए फॉर आर मैक्स मैक्सिमम रेंज के लिए बताइए साइन 2 थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, सब जानते हैं, जब 2 थीटा क्या होता है π/2। तो यहां से आ जाता है थीटा इक्वल टू π/4। वेरी फेमस रिलेशन, वेरी फेमस रिलेशन, एकदम याद होना चाहिए। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल से जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/4 होता है तो उस समय रेंज क्या आती है, मैक्सिमम आती है। प्लीज पॉज करके उतार लीजिए और याद कर लीजिए। लेकिन ये केवल ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ध्यान रखना, ओनली फॉर
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए बात सही है, ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना होता है 45 डिग्री होता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज क्या आती है, मैक्सिमम आती है। रेंज क्या आती है, मैक्सिमम आती है। ठीक, रेंज क्या आती है, मैक्सिमम आती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, और आर मैक्स आएगा कितना जरा बताइए, ये सीधे सीधे यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। ठीक, आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी आएगी, क्योंकि थीटा को 45 लिखोगे तो 2 थीटा 90 बनेगा, तो साइन 90 बन जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम ये निकालेंगे कि अब जैसे एक एंगल आप इससे अब देखिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। तो अब आपको ये पता लग गया, देखना, अब आप अब हैश लगा लिया करो। अब आपको ये पता लग गया कि जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो यहां से 45 डिग्री पर फेंकने पर आएगी। 45 डिग्री पर अगर आपने इसको छाला तो रेंज मैक्सिमम आ गई, ध्यान रख लेना, ये मैक्सिमम आ गई यहां से आर मैक्स। तो अगर इससे एंगल छोटा लेंगे, यू वही है, तो रेंज यहां पर आएगी। ठीक, ये एंगल यहां पर क्या होगा, θ1 लेस देन π/4 होगा, याद रखना। यही सब एनालिसिस काम किया। और फिर जब एंगल एक इससे ज्यादा लेंगे तो वो रेंज फिर से सेम आएगी। ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये θ2 ग्रेटर देन 45 होगा, ये सब याद होना चाहिए। तो 45 पर मैक्सिमम रेंज, और उससे कम वाले एंगल पर जो रेंज आएगी वही उससे ज्यादा वाले पर रेंज आती है। पर एक एंगल 45 से छोटा होता है और एक एंगल 45 से बड़ा होता है, याद रखना। तो इसमें और इसमें सेम रेंज आई है, सेम रेंज। अब इसको भी समझाते हैं। अब इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, θ1 और θ2 में क्या रिलेशनशिप होगी। एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है इन दोनों में, वो भी समझाते हैं आपको। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है θ1 और θ2 में। अगले पेज पर समझाते हैं, इतना उतारिए, देखिए। तो टू फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। वैसे तो मैं इसको नॉर्मली बता दूंगा, पर और अच्छे से बताना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये एंगल 45 से कम होगा, ये 45 से ज़्यादा होगा, ये तो सब क्लियर है। ये एंगल 45 से कम होगा और ये 45 से ज़्यादा होगा, क्लियर। θ1 लेस देन π/4 याद होना चाहिए, और θ2 ग्रेटर देन π/4। रेंज दोनों में सेम है। ठीक है, अब जरा समझिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है पर आप इतने होशियार हैं कि समझ जाएंगे। sin 2θ, तो देखिए यार sin 2θ का ग्राफ, थीटा जहां पर वेरी करेगा कहां से कहां तक, इधर थीटा इधर रेंज, तो sin 2θ का ग्राफ सबको ही जानता है। sin θ का जो ग्राफ आता है वो ये आता है, ये प्रोजेक्टाइल का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ ऑफ sin θ है, ये ग्राफ ऑफ sin θ या sin 2θ। अब आप देखिए थीटा वेरी कहां से कहां तक करेगा, 0 से 90, तो ये एंगल 0 होगा और यहां पे 0, यहां पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, π/2 होगा। ठीक, तो जब ये π/2 होगा तो ये 0 बनेगा, तो रेंज 90 डिग्री पे 0 आई, क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल में उछालते हो तो रेंज 0 ही तो आएगी, और 0 डिग्री में उछालते हो तब भी रेंज 0 आएगी, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ फ्लैट ही नहीं मिलेगा उसको बिल्कुल भी। और देखिए अब सिमेट्री है इस ग्राफ के अंदर, तो देखो अपने आप क्लियर हो गया आपको। इस एंगल पे जाके थीटा कितना होगा सिमेट्री से, भाई ये पूरा ग्राफ सिमेट्री है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ पे जाके रेंज मैक्सिमम आ रही है, देखिए अपने आप आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा अब देखिए ये θ1 था, तो θ1 इससे छोटा है π/4 से, तो यहाँ कहीं रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा θ1, तो इस पे एक रेंज आएगी r, और यही सेम रेंज देखो आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलती है। हाँ ये होगा θ2, कितना आसान हो गया। तो हमको क्या है, θ1 और θ2 में सेम रेंज मिलती है। बस कुछ जो नीट वाले स्टूडेंट होंगे उनको इस ग्राफ के अंदर दिक्कत होगी, पर मैं आपसे कहूंगा कि समझ लो, केवल देख लो कैसे आया है, कोई ग्राफ थोड़ी ना खिंचवाने जा रहा है, आपको तो रिजल्ट याद रखना है, वो रिजल्ट अभी आने वाला है। अब देखिए ग्राफ के अंदर सिमेट्री है, प्लीज ध्यान से सुनना। तो यार खुद बताइए, जितना जब ये जितना लेंथ ही है उतना ही है, तो जितना लेंथ ये होगा यहां से यहां तक उतना ही तो लेंथ ही होगा,
लेंथ की सिमेट्री है। तो बताओ अगर ये 0 ये θ1 है तो ये लेंथ हो जाएगा बच्चों θ1 माइनस 0, और ये लेंथ कितना होगा जरा बताओ, ये होगा, ये हो जाएगा बच्चों π/2 माइनस θ2, और ये लेंथ दोनों बराबर होंगे, ये लेंथ दोनों बराबर होंगे, कहने का मतलब θ1 माइनस 0 बराबर π/2 माइनस θ2 आएगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैंने ला दिया। तो यहां से आ जाता है θ1 प्लस θ2 बराबर π/2। इसको एकदम रट लो यार, याद कर लो। दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। अब मैं और भी मेथड होते हैं इसको फाइंड आउट करने के, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड, और भी कई तरीके होते हैं, पर बस इससे आसान कुछ नहीं है। और जिसको ग्राफ के अंदर दिक्कत हो वो रिजल्ट याद रखे कि θ1 प्लस θ2 मतलब जिसके लिए रेंज सेम होती है तो एक एंगल तो π/4 से कम होगा, ये बात याद रखनी है, एक एंगल π/4 से ज्यादा होगा, और इन दोनों में दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। 100% याद कर लेना इस बात को, दोनों का जो एंगल होगा वो π/2 के बराबर होगा। एनी हाउ तुम्हें याद होना चाहिए बात, ठीक है। तो फाइनली मैं समराइज कर दूं सारी बात को। देखिए फाइनली ये बात आ गई, फाइनली बात ये आ गई, फाइनल कंक्लूजन यार याद रखने वाला जो क्वेश्चंस में यूज होना ही होना है। फाइनल कंक्लूजन ये आया, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसके लिए रेंज आ गई मैक्सिमम, और ये एंगल जो रहा होगा वो 45, ठीक, ये आ गई रेंज मैक्सिमम। और अब इससे एक एंगल आप छोटा लेंगे तो छोटा ये, और एक लेंगे इससे बड़ा, ठीक। तो ये मान लो θ1 वाला, ये θ2 वाला है, तो θ1 प्लस θ2 कितना आने वाला है बेटा, π/4 आने वाला है। सॉरी π/2 आने वाला है पहला, और ये आपका θ है, θ कितने आने वाला है, π/4 आने वाला है। दूसरी बात, जो एंगल छोटा होगा उसके लिए जो h मैक्स होगा, h1 इसका, ये h2 है, उसके लिए जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कम होगी। तो ध्यान रखना θ1 लेस देन θ2 इंप्लाइज h max 1 लेस देन, इधर लिख देता हूं, θ1 लेस देन θ2 इंप्लाइज h max 1 लेस देन h max 2, ठीक। ये याद रखना, क्वेश्चन में यूज होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इसका टाइम फ्लाइट t1 है, इसका टाइम फ्लाइट t2 है, इसका टाइम फ्लाइट t3 है, ये सब याद रखना। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g होता है। तो बताइए इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो प्रोपोर्शनल टू u/y होता है। जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जिसमें एंगल ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड u सब में सेम है। तो बताइए क्या आ जाएगा, t3 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t1, ये आ जाएगा, ठीक। या इसको भी ऐसे याद रख सकते हो कि θ1 लेस देन θ2 इंप्लाइज जो t1 हो जाएगा वो लेस देन t2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगा, एकदम खुले दिमाग से समझ लो। ये देर में पहुंचेगा, रेंज सेम होगा, ये कम मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करके पहुंचेगा, ये ज्यादा मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करके पहुंचेगा, ठीक। ये सब बातें होती है। क्लियर कर लो, कर लीजिए इतना एकदम क्लियर। एक कंसेप्ट और होता है जो एनी हाउ तुम्हें याद होना चाहिए,